किशनगढ़ गांव की एक भयंकर ठंडी रात थी। रात के 9 बज रहे थे। गांव से कुछ दूर रामू काका के चाय की दुकान में गांव के ही कुछ लोग बैठकर बात कर रहे थे। तभी गांव के बुजुर्ग मानव जी ने कहा, आज आप लोगों को मैं अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने सच बोल दिया तो शायद कोई मुझ पर यकीन ही नहीं करेगा। मैं अक्सर सोचता था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ शायद वो सिर्फ मेरा वहम होगा, शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन जब मैंने उस सच को अपनी आंखों से देखा तो मुझे समझ आ गया कि कुछ चीजें इस दुनिया की नहीं होती। आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा तेज चलती है तो मुझे वही आवाज सुनाई देती है, वही कदमों की आहट और वही चेहरा जो मुझे हर रात याद दिलाता है कि मेरी जिंदगी की वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो अगर आप हिम्मत रखते हो, अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच है। आज से करीब 25 साल पहले जब मैं एक लेखक हुआ करता था, तब मैं एक उपन्यास लिखने के लिए लोगों के भीड़ से दूर दिल्ली से सीधा कसौली चला गया। वहां एक छोटा सा बंगला किराए पर ले लिया। सुबह शाम बाहर घूमता और दोपहर व शाम का समय लिखने में बिताता। भीड़ से भागकर परदेश तो आ गया, पर इंसान बिना संगति के रह नहीं सकता। यहां भी 3-4 लोगों से मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। एक थी श्रीमती कामिनी शर्मा। वो विधवा थीं। उनके पति पेशावर में काम करते थे। उनकी मृत्यु के बाद से वो कसौली में आकर बस गई थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी। मेरे एक और नए दोस्त बने अमृतलाल जी। उनकी उम्र करीब 50 साल होगी। वो शहर के किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। अब रिटायर होकर यहीं पढ़ना लिखना करते थे। अमृतलाल जी ने पूरी जिंदगी परलोक विद्या पर शोध किया था। मरने के बाद जीव की क्या गति होती है, उनके मुंह से हमेशा यही बातें सुनने को मिलती थीं। उस दिन शाम से ठीक पहले मैं अमृतलाल जी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। चर्चा चल रही थी कि क्या दुनिया में वाकई पिशाचों का अस्तित्व है। अमृतलाल जी का मानना था कि पिशाच पुराने समय में भी थे और आज भी हैं। मैंने पूछा, पिशाच किसे कहते हैं? प्रेतात्माओं का अपना कोई शरीर नहीं होता, ये तुम जानते हो। तो शरीर न होने पर भी दुष्ट प्रेतात्माओं की इच्छाएं अक्सर बहुत तीव्र होती हैं, लेकिन शरीर के अभाव में वे उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए कई बार ये दुष्ट आत्माएं इंसानों के सुरक्षित मृत शरीरों के भीतर जाकर शरण लेती हैं। तब वो मुर्दा इंसान फिर से जिंदा हो उठता है और जीवित लोगों को पकड़कर उनका खून चूसता है। यही जिंदा मुर्दे पिशाच के नाम से जाने जाते हैं। अमृतलाल जी ने इतनी दृढ़ता से ये बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, अक्सर सुना जाता है कि अमुक व्यक्ति खून की कमी से मर गया। क्या आप कहना चाहते हैं कि पिशाच ही उनकी मौत का कारण है? कई बार हो सकता है, कई बार नहीं भी। ठीक उसी समय श्रीमती कामिनी शर्मा वहां आई। आते ही वो हंसते हुए बोली, किस बारे में चर्चा हो रही है? मैंने कहा, अमृतलाल जी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। कामिनी जी एक कुर्सी पर बैठ गईं और बोली, ओह, भूतों की कहानी। मुझे भूतों की कहानियां सुनकर डरना बहुत पसंद है। भयानक भूत किसे कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर आज मैं पिशाचों की कहानी सुना रहा था। कामिनी जी कुछ देर चुपचाप प्रोफेसर साहब का चेहरा देखती रहीं, फिर धीरे से बोली, अच्छा अमृतलाल जी, क्या आप सच में पिशाच को मानते हैं? हाँ, करता हूँ। इतना ही नहीं, मेरा तो मानना है कि शायद हाल ही में इस कसौली में पिशाचों का आतंक शुरू हो चुका है। मैं चौंक कर अमृतलाल जी का चेहरा देखने लगा। कामिनी जी का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया, पर खुद को संभालते हुए वो बोली, आपकी इस मनगढ़ंत धारणा का कारण क्या है? हाल ही में यहाँ खून की कमी से होने वाली मौतों की दर बहुत बढ़ गई है। इसका कोई तर्कसंगत कारण समझ नहीं आता। कामिनी जी जोर से हंसते हुए खड़ी हो गई और बोली, ठीक है प्रोफेसर साहब, तो आप किसी पिशाच को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? वही कोशिश करूंगा। भूत न मानने के बावजूद भूतों का डर पीछा नहीं छोड़ता। अमृतलाल जी के घर से लौटते वक्त इसका सबूत मिल गया। शाम के अंधेरे में लौटते वक्त हर कोने में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई जिंदा मुर्दा मुझे घूर रहा है।
उस दिन शाम के बाद से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों से गिरती तेज बारिश की आवाज सुनते सुनते मैं सो गया। काफी रात में अचानक मेरी नींद टूट गई। लगा कि खिड़की की शटर पर बाहर से कोई ठक ठक की आवाज कर रहा है। सोचा शायद तेज आंधी होगी। फिर से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसी क्षण खिड़की की शटर पर फिर से आवाज हुई। हैरानी में मैं बिस्तर से उछल पड़ा। इस तूफान में कौन आ सकता है? टॉर्च जलाकर खिड़की पर रोशनी डाली और उस तेज रोशनी में देखा बंद शटर पर दोनों हाथ और चेहरा टिकाए खड़ी है एक अजीब सी आकृति। काले लंबे बाल पूरे चेहरे को ढक चुके थे और उन बालों के बीच आग की तरह चमक रही थी उसकी दो फैली हुई आंखें। अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई। डर के मारे पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अमृतलाल जी रोज सुबह मेरे घर चाय पीने आते थे। उस दिन भी हम बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे कि तभी देखा डॉक्टर गोपाल दास कहीं जा रहे हैं। मैंने उन्हें आवाज दी, डॉक्टर साहब एक प्याली चाय पीकर जाइए। डॉक्टर पास आए और बोले, चाय तो पी लूंगा भाई, पर मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैंने पूछा, ऐसी क्या जल्दी है? श्रीमती कामिनी शर्मा के माली का बेटा बहुत बीमार है, शायद ही बचे। क्या बीमारी है? खून की कमी, यानी अनीमिया। अमृतलाल जी ने चाय का प्याला मेज पर रखा और बोले, डॉक्टर, कसौली में अचानक एनीमिया फैलने की कोई वजह बता सकते हैं? नहीं, पर मैं खुद इस बीमारी का बढ़ता हुआ रूप देखकर हैरान हूँ। माली का बेटा यानी गगन, वो रोज मुझे फूल देने आता है। 3 दिन पहले ही देखा था उसे। हट्टा कट्टा जवान लड़का था। और तुम कह रहे हो डॉक्टर कि उसकी हालत इतनी बिगड़ रही है? एनीमिया में इतनी जल्दी हालत नहीं बिगड़ती। चलो डॉक्टर, हम भी तुम्हारे साथ गगन को देखने चलते हैं। मेरे बंगले से कामिनी जी के बंगले तक जाने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। बंगले के एक कोने में माली का कमरा था। हम सब वहां पहुंचे। कमरे के भीतर बूढ़ा माली सिर पकड़कर बैठा था। गगन चारपाई पर लेटा था। उसका चेहरा इतना सफेद और खून विहीन था कि लग रहा था मौत करीब है। डॉक्टर ने जांच की और फुसफुसाते हुए कहा, आज की रात शायद नहीं कटेगी। अमृतलाल जी गगन के पास बैठे और उसके शरीर को ध्यान से देखने लगे। अचानक उन्होंने गगन के गले और छाती के बीच एक जगह इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर, ये कैसा निशान है? घाव जैसा लग रहा है। गंदा कमरा है, शायद चूहों ने काट लिया होगा। इसकी देखभाल कौन करता है? साहब, मालकिन इसे बहुत मानती हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। वही इसकी देखभाल कर रही हैं। इसके लिए न उन्हें दिन में चैन है और न रात में नींद। मरीज की सही देखभाल नहीं हो रही। मैं गगन को अपने घर ले जाऊंगा। डॉक्टर, अपने रेलवे के 2-4 कुलियों को बुलाओ, वे गगन को अभी मेरे घर ले चले। मुझे यकीन है मैं इसे बचा लूंगा। अमृतलाल जी के इस अजीब फैसले का कारण हम नहीं समझ पाए। गगन को ले जाते वक्त कामिनी जी बरामदे में खड़ी थीं। हमें देखकर वो नीचे आई और हैरान होकर बोली, ये क्या? गगन को कहाँ ले जाया जा रहा है? मेरे घर। यहाँ इसकी सही देखभाल नहीं हो पा रही। कामिनी जी की आंखों में गुस्सा झलक कर गायब हो गया। वो धीरे से बोली, जैसा आप ठीक समझे। गगन ठीक हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। अगली सुबह अमृतलाल जी आए। मैंने पूछा, गगन कैसा है? इतने कम समय में गगन लगभग ठीक हो गया है। गगन को कोई बीमारी नहीं हुई थी। वो पिशाच के चंगुल में फंस गया था। कल पूरी रात मैं उसके सिरहाने बैठा रहा, इसीलिए वो बच गया। मैंने किसी को उसके आसपास भी नहीं आने दिया। कल रात मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो सुनो। मैं उसके सिरहाने पहरा दे रहा था। आधी रात को अचानक मैंने देखा कि खिड़की के ठीक बाहर एक औरत खड़ी है। 2 मंजिला खिड़की, जमीन से कम 20 फीट ऊंची। कमरे की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मैंने उसे पहचान लिया। वो साया श्रीमती कामिनी शर्मा का था। कामिनी बहुत ही डरावनी हंसी के साथ मुझे देख रही थी। मैंने तुरंत खिड़की के पल्ले जोर से बंद कर दिए। खिड़की बंद करते समय उनका दाहिना हाथ पल्ले के नीचे दबकर बुरी तरह कुचल गया। सुनो, मैंने टेलीग्राम से खबर मंगवाई है। पेशावर में श्रीमती कामिनी शर्मा के पति की मौत एनीमिया से हुई थी और श्रीमती कामिनी शर्मा भी अपने पति की मौत के 15 दिन पहले ही दम तोड़ चुकी है। मेरा शरीर कांप उठा। मैंने भी रात वाली घटना बताई। तभी बरामदे में कामिनी शर्मा आई। उनके हाथ पर पट्टी बंधी थी। अमृतलाल जी को देखते ही उनके चेहरे पर एक विभत्स भाव आया और वो पागलों की तरह भागने लगी। सामने से एक ट्रेन आ रही थी।
वो सीधे उसके नीचे आ गया। अमृतलाल जी बोले, शांत हो जाओ भाई। ट्रेन के नीचे जो आया वो कोई इंसान नहीं बल्कि पिशाच के वश में किया हुआ एक शरीर था। कसौली के शमशान में श्रीमती कामिनी शर्मा के शव को दफना दिया गया, लेकिन एक रहस्य अब भी अनसुलझा रह गया। झाझा की रक्ताल्पता की बीमारी अचानक क्यों नहीं कम हुई? एक दिन नदी के किनारे से लौटते लौटते मुझे रात हो गई। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। अचानक सामने की ओर देखा तो मेरे सीने का खून जैसे जम गया। रास्ते के एक मोड़ से निकलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई श्रीमती कामिनी शर्मा। उनका शरीर जमीन पर नहीं बल्कि शून्य में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं भागता हुआ अमृतलाल जी के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। अमृतलाल जी तुरंत फावड़ा और कुदाल लेकर मेरे साथ निकल पड़े। हम शमशान में श्रीमती शर्मा की कब्र के सामने जाकर खड़े हो गए। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक झाड़ियों के भीतर से निकलकर आ गई श्रीमती कामिनी शर्मा। वो अपनी ही कब्र के ऊपर जाकर खड़ी हो गईं और एक पिशाच जैसी भयानक हंसी के साथ मिट्टी के भीतर समा गईं। पूरब में सूरज उग रहा है, अब और देर नहीं, खुदाई शुरू करो। कुछ ही देर में ताबूत दिखाई देने लगा। अमृतलाल जी ने ताबूत का ढक्कन खोल दिया। हमने देखा ताबूत के भीतर श्रीमती कामिनी शर्मा का पूरा शरीर पड़ा है, जैसे वो जीवित हों। उनके होठों के चारों ओर तरल रक्त की धार जमी हुई थी। अमृतलाल जी ने फावड़ा दोनों हाथों से ऊपर उठाया और पूरी ताकत से शव के सीने पर दे मारा। इंजन की सीटी जैसी एक तीखी लंबी चीख से पूरा आकाश और हवा भर गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। समाप्त।